हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है बंगाल का विभाजन 1905 में। पर हम इस टॉपिक को कवर करें उससे पहले हम जो है एक उस पूरे टाइमलाइन का रूब्रिक कवर करते हैं, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लगे कि इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरह की विचारधाराएं जो है प्रचलन में चल रही थी। तो आज हम पहले देख लेते हैं एक्सट्रीमिज़म का या नियो नेशनलिज्म का रोल क्या था, या फेसेस जो हैं टाइम पीरियड कैसे बांट रखा था, जिसमें अगर मैं इन टर्म्स की बात करूँ एक्सट्रीमिज़म और नियो नेशनलिज्म का, तो जो एक्सट्रीमिज़म होता है ये एक ऐसी सोच या बिहेवियर है जो किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी या बिलीफ को एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचाती है। बेसिकली इसमें क्या है, अगर आपकी कोई सोच है आप उसको थोपोगे या फिर क्या करोगे, इलीगल एक्टिविटी का भी सहारा ले लोगे बट उसको पूरा करके रहोगे, ये है एक्सट्रीमिज़म। बट अगर बात करें नियो नेशनलिज्म की, तो ये एक नए तरह का नेशनलिज्म है जिसमें नई सोच या संस्कृति या आज़ादी को बचाने पर जोर दिया जाता है कि फ्रीडम मिले किसी भी तरह से। तो ये जो होता है नियो नेशनलिज्म होता है। तो ओवरऑल क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है हम उसको जो है 5 फेजेस में बांट के पढ़ सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिसमें जो पहला फेज है वो है एरा ऑफ लिबरल्स। ठीक है, लिबरल्स कौन? ऐसी आइडियोलॉजी रखने वाले लोग जो आज़ादी, बराबरी और अधिकारों पर जोर दें। तो ये जो है 1885 बेसिकली जब कांग्रेस की स्थापना हुई, और 1905 बेसिकली जो अब हम बात करने वाले हैं बंगाल के पार्टीशन तक की, उससे पहले का समय और कांग्रेस के बनने के बाद का समय जो भी है वो क्या कहलाता है, लिबरल्स का कहलाता है। ठीक है, अब सेकेंड फेज क्या है, एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, अल्ट्रा नेशनलिज्म क्या हुआ, इसमें ऐसी आइडियोलॉजी हुई जिसमें जो है एक्सट्रीम लॉयल्टी जो है अपने देश के प्रति देखी जाती है। तो ये 1905 से शुरू होती है बेसिकली, किस इवेंट से, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, जो 1905 का भी हम देखेंगे, और 1919 तक बेसिकली गांधीयन पीरियड जब से स्टार्ट होने लगता है, रॉल्ट एक्ट आता है, उसके बाद उससे पहले का समय, और जो है बंगाल पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट के बाद का समय, ये सब जो कहलाता है ये है अल्ट्रा नेशनलिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज है गांधीयन एरा। बेसिकली इसमें गांधी के मूवमेंट जो हैं आपको मिलेंगे, जो 1990 से 1942 तक का है। ये हो गए 3 फेसेस। इसी में से जो है एक चौथा फेस निकल कर आता है, क्योंकि टाइम पीरियड सेम ही है बट टॉपिक्स एक तरह से आप समझ लीजिए अलग हो गए। जैसे यहाँ अल्ट्रा नेशनलिज्म है और गांधीयन एरा है, उसी में से निकलता है फोर्थ फेस, वो कहलाता है एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियाँ जब शुरू होती हैं। तो ये 2 हिस्सों में होती है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो जो 1905 से 1919 का है बेसिकली सेकेंड फेज से निकला हुआ, फोर्थ फेज जो है वो एरा ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का भी साथ है। तो इसे हम पैरेलल में पढ़ते चलेंगे। अल्ट्रा नेशनलिज्म को बेसिकली कांग्रेसीज और जो है मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, उन सबको साथ में करेंगे कवर, और वहीं दूसरी साइड हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को भी कवर करेंगे, कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां चल रही थी। अब हम बात करें 1924 से जो है 1942 तक, बेसिकली ये सेकेंड जो है थर्ड फेज से लिया गया है, 1919 से नहीं 1924 से। तो बीच का एरिया जो है ये ऐसा है कि तब इतनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, तब जो है मेन जो है गांधीयन एरा के जो मूवमेंट्स थे उन पे फोकस ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए इसे 2 फेज में बांट लिया। और अब इसके बाद हम बात करते हैं जो फिफ्थ फेज है, वो है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, बेसिकली इंडिपेंडेंस की ओर। तो ये 1942 से 47 तक चलती है। ठीक है, हमने अपने पूरे टाइम पीरियड को कांग्रेस की स्थापना से लेके आज़ादी तक में कुछ 5 फेसेस में बांट लिया, जिससे हम जो है नेशनल मूवमेंट को समझ सकें। तो अब हम अगर बात करते हैं फर्स्ट फेज की, तो ये एरा ऑफ लिबरलिज्म था, जो उसमें 1885 से 1905 तक
का पीरियड आता है। इसमें कौन होते हैं? नरमपंथी, बेसिकली एक तरह से लिबरलिस्ट, जो न्याय व बराबरी को प्रमोट करते हैं। तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं लीडर्स थे, उनके नाम अगर हम देखें, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, देवेंद्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो है महादेव गोविंद रेनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी। इसी तरह जो है ये कुछ हमने नाम पढ़े हैं, नाम देखे हैं, और इनके बारे में कुछ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। पर फिलहाल अभी हम बात करते हैं अपने सेकेंड फेज़ की, जिसको हम अब कवर करने वाले हैं, क्योंकि 1885 से 1905 तक का टाइम पीरियड हम कवर कर चुके हैं। और इस समय जो भी कांग्रेस में नेता रहे थे वो लिबरलिज्म को जो है प्रमोट करते थे। अब सेकेंड फेज जब आता है तो अल्ट्रा नेशनलिज्म का या नियो नेशनलिज्म का या एक्सट्रीमिज्म का आता है, जिसका बेसिकली अभी हमने ऊपर बात की थी। ऐसी विचारधाराएं जहां एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचती हैं या फिर अपनी फ्रीडम को बचाने के लिए प्रॉपरली जो है फाइट बैक किया जाता है। तो ये सेकेंड फेज आता है जिसे अब हम पढ़ने वाले हैं, जो 1905 से 1919 तक का होता है। तो अब इसमें कुछ मेन इवेंट्स हैं जिनको हम सीक्वेंस में देखते हैं, जिन्हें हम आगे अब अपनी क्लासेस में कवर करते चलेंगे। जैसे 1905 का क्या कवर करेंगे? पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट, जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ये दोनों पार्ट्स। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मुस्लिम लीग की फाउंडेशन 1906 की, 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन सूरत सेशन, ये दो हम कंबाइन में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आ जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। 1914 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया पे भी तो पड़ेगा ना। अब जो है 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है और होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट होता है। और 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आता है। और 10th पॉइंट जो है, जो 10th इवेंट है, वो है रॉल्ट एक्ट 1990, जहाँ से ये जो एरा है बेसिकली सेकेंड फेज जो है ये ख़त्म होता है इसके बाद में। तो अब पॉइंट ये उठता है कि हमने बोल दिया कि भाई लिबरल्स से जो है अल्ट्रा नेशनलिस्ट की ओर या फिर क्रांतिकारियों की तरफ जो है बढ़ते हैं लोग, चेंज होते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? तो हम सारे रीजंस तो कवर नहीं करने वाले, बट एक मोटे मोटे तौर पे अगर हम समझे तो ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशन क्या चल रही थी। जैसे मिस्र थी, टर्की थी, पर्शियन थे, वहाँ पे जनता आंदोलन हो कर जो है ना आज़ादी ली जा रही थी। अभी सीरिया ने इटली के प्रभुत्व से खुद को बचा लिया था। यहाँ तक जापान ने 1905 में रशिया जैसे बड़े देश को हरा दिया था। तो ये सारी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली दिखा रहे हैं कि अब जो है सारी दुनिया में ना आज़ादी पाने के लिए ये सोच बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। कैसे? अब ये जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी ये इतना ज़्यादा फैल रही थी इन राइटर्स की वजह से कि लोग जो हैं अब मूवमेंट्स करके आज़ादी लेने के लिए उत्साहित हो रहे थे। अब हम अगर बात कर रहे हैं आज की क्लास की, जिनमें हम कवर करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट की, तो स्वदेशी मूवमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट नेता रहे हैं, जैसे लाला लाजपत राय, जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, क्योंकि हम ऊपर जो हैं लिबरलिस्ट नरमपंथियों के बारे में नाम पढ़ चुके हैं कि जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे जो हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन जो है लिबरलिस्ट हैं या कौन एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, कौन गरम दल के हैं, कौन नरमपंथी हैं। तो आपको ये नेम पता होने चाहिए। और क्या करेंगे, वो MCQ में 3 नरमपंथियों के नाम डाल देंगे और 1 गरमपंथी का डाल देंगे, तो कन्फ्यूजन। इसीलिए अगर आपको पता होगा कि जो ये अल्ट्रा नेशनलिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं वो है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्त। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नेम है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। हमने जब लॉर्ड कर्जन की क्लास की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि
बंगाल का पार्टीशन का एक्चुअल रीज़न जो था वो था कि भाई किसी भी तरीके से ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं ना, इनको रोकना है और कमज़ोर करना है। बट अगर वो एग्जैक्ट यही रीज़न बोल देंगे कि हमारा पार्टीशन करने का पर्पस ये है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आंदोलन है वो कम तो नहीं होंगे, ये फीलिंग कम नहीं होगी, उल्टा और भड़क कर आएगी। पर पर्पस था फूट डालो राज्य करो नीति का, तो इसीलिए जो है उन्होंने रीज़न क्या दिया, रीज़न दिया प्रशासनिक असुविधाएं हो रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी है तो उसका विभाजन करना ज़रूरी है ताकि अच्छे से जो है शासन किया जा सके, ठीक है। परंतु होता क्या है, जो बंगाल की जनता है, कांग्रेस है और भी जैसे नेता जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई कि पार्टीशन करना है क्योंकि प्रेसिडेंसी बड़ी है, हैंडल नहीं हो रही है, क्या एक्चुअल में यही रीज़न है क्या? तो ऑब्वियस ही बात है अब वो जो है थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, रियल कॉज की ओर मूव करने लगते हैं। बट हमने अभी बात की रियल रीज़न क्या था, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म को बढ़ाना ताकि फूट डालकर शासन कर सके वो। अब कम्युनलिज्म क्या है, तो कम्युनलिज्म जो है एक ऐसी सोच है जिसमें समाज को अलग अलग धर्मीय समुदाय के आधार पर बांट दिया जाता है और क्या किया जाता है, वो समुदाय के हित जो है हितों को बढ़ाने के लिए मतलब दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देते हैं। तो अब जो है वो इसीलिए जो है फूट डाल के शासन करना चाहते थे कि किसी भी तरीके से, जैसे अब हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, वो एक दूसरे को नीचा दिखाते रहें, यही उनका पर्पस था। तो ओवरऑल अब ठीक है, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। जो ईस्ट बंगाल था उसकी कैपिटल थी ढाका और जो वेस्ट बंगाल था उसकी कैपिटल थी कलकत्ता। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन था, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो आज के क्षेत्र हैं, और बाकी क्षेत्र हो गया। और ईस्ट में 1874 में जो असम बना था उसे ऐड किया, चिटगांव राजशाही क्षेत्र। तो ओवरऑल ये डिवीजन कर दिया। बट ये डिवीजन किन बेसिस पर हुआ था, देखिए रिलीजन बेसिस पे था, क्योंकि इन एरिया में ज़्यादातर जो है मुस्लिम रहते थे और इस एरिया में ज़्यादातर हिंदू या और अन्य धर्मी लोग रहते थे। तो उन्होंने इस बेसिस पे जो है डिवीजन कर दिया। ओवरऑल क्या होता है, 19 जुलाई 1905 में विभाजन की रूपरेखा बना ली जाती है। ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ी कि भाई कौन कौन से एरियाज किस में दिए जाएंगे, इसकी एक रूपरेखा बना ली गई और 20 जुलाई तक आते आते जो है विभाजन की घोषणा कर दी। अब ये जब घोषणा कर दी तो ऑब्वियस सी बात है विरोध शुरू हो चुके थे। अब विरोध शुरू कैसे हुए, तो भाई कुछ जो है पत्रिकाओं के द्वारा जो है विरोधों को शुरू किया गया, जैसे बंगाली, हितवादी, संजीवनी, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। इनके द्वारा जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है जो 7 अगस्त 1905 में शुरू होता है। इसके हम आगे बात करेंगे, बट फिलहाल हम बात करते हैं 16 अक्टूबर की 1905 में ही ये जो है फिर भी प्रभावी कर दिया जाता है। जो सोचा जाता है कि हमें पार्टीशन करना है, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो सोचा है वो उस पार्टीशन को कर देते हैं 1905 में, जबकि स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है फिर भी अब उन्होंने पार्टीशन कर दिया, इसीलिए इसे शोक दिवस भी बोला जाता है। पर इवन वहीं जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, उन्होंने इसे रक्षाबंधन दिवस भी कहा। क्यों कि भाई हम इनके झांसे में नहीं आएंगे, हम जो है उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भाई हिंदू मुस्लिम जो है एकता बनाए, उनका जो रियल पर्पस है उसे पूरा ना होने दे। इसीलिए जो है रक्षाबंधन दिवस के तौर पे उन्होंने इस दिन की घोषणा की और एक अमार सोनार बंगला जो है लिखा, जो बेसिकली आज के समय में आधुनिक बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है स्वदेशी मूवमेंट। अब ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स नहीं जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये एक तरह से रिजल्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल का रिजल्ट क्या निकल के आता है, स्वदेशी मूवमेंट। ये एक बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन रहा था या बायकॉट मूवमेंट रहा था उस समय का, जिसमें कुछ निम्न वर्ग को, कुछ पर्टिकुलर निम्न वर्ग को और कृषक वर्ग को छोड़ के सभी ने हिस्सा लिया था, और इवन औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था।
और वहीं मैंने कहा ना, हम साथ में क्लियर करते चलेंगे जब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को भी और अल्ट्रा नेशनलिज्म को भी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेचर है ना, उस समय मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स में बन रहा था, उनमें जो है कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनकी सोच में। तो वही जो सिस्टम जो है ना, वो ईस्ट इंडिया जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में तो अभी यही चल रहा था, उसका नेचर में डिवीज़न आ रहा था। ओवरऑल जो भी था, घोषणा कर दी गई 7 अगस्त 1905 के 5 में टाउन हॉल कलकत्ता में कि हम जो है स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्वदेशी शब्द से क्या मतलब? अपने देश का। तो भाई विदेशी कपड़े तो नहीं होंगे, विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाएगी, और क्या किया जाएगा? विदेशी जो सामानों की दुकानें होंगी उसके बाहर जो है विरोध प्रदर्शन होंगे, धार्मिक मेले करवाए जाएंगे। पर ओवरऑल जो है बायकॉट हो गया, जितना भी विदेशी सामान है उसका बायकॉट करना और स्वदेशी को अपनाना, ये पर्पस था। तो इसमें जो है और किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? सरकारी कर्मचारियों ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार ने साफ मना कर दिया था कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भाग नहीं लेंगे, अदरवाइज जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वो भी इसका हिस्सा नहीं बन पाए, पर फिर भी काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और जो है उनका सामान अपनाने से मना करा और स्वदेशी को अपनाया। अब हुआ तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से था, पर ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं था, ये बहुत जगह फैला। महाराष्ट्र में फैला, पंजाब में फैला, यूपी में फैला, दिल्ली में फैला, इतने सारे एरियाज़ को इसने कवर किया और कई सारे जो हैं इसके इम्पोर्टेंट लीडर्स रहे हैं। और भी जैसे कई लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे बंगाल में जो थे एस.एन. बनर्जी, कृष कुमार मित्र, ये आनंद मोहन बोस, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, यूपी में स्वामी श्रद्धानंद, दिल्ली में हैदर खां। तो इतने सारे लोगों ने बेसिकली एज अ लीडर के तौर पे पार्टिसिपेट किया। ये तो लीडर्स के नेम है, बट पार्टिसिपेशन तो बहुत लोगों का रहा है ना। अब ठीक है, उन्होंने जो है बायकॉट कर दिया और पत्रिकाओं के माध्यम से भी जो है उन्होंने अवेयरनेस फैलाई। और क्या क्या तरीके थे? तो भाई जो है इस और लोगों को लाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों ने भी मदद की, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट स्वयंसेवी संगठन का नाम आता है, एनजीओ का आता है, वो है स्वदेशी बांधव समिति। ये जो है बंगाल की थी, जो अभी के समय पे बांग्लादेश में है, वहाँ की एक समिति थी। इनका क्या काम था? एनकरेज करना, किसके लिए? कि इंडिजिनस गुड जो है या स्वदेशी माल जितना भी है उसका यूज़ किया जाए, और स्कूल्स जितने भी हैं वो सेटअप किए जाएं, कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो सेटअप किए जाए। बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन को अपोज करके स्वदेशी जो स्कूल्स हैं उनको लाया जाए। इन सबको जो है उसने मोटिवेट किया, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ दोगे, ठीक है आपने छोड़ दिया, बट उसके ऑल्टरनेटिव भी तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए ना। ऑल्टरनेटिव चाहिए तो ऑब्वियसली आपको ऐसे स्कूल भी सेटअप करने पड़ेंगे और ऐसी चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी जो उसके विदेशी वस्तुओं के ऑल्टरनेटिव में यूज़ हो सके। तो उन सब के लिए जो है एनकरेज करने का काम इस एनजीओ ने किया था, स्वदेशी बांधव समिति ने, जिसकी ओवरऑल 159 ब्रांचेस फैली हुई थी जगह जगह। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे अश्विनी कुमार दत्त। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो है युवा आंदोलन को हिस्सा बनाने देने से रोकने की इच्छा रखी, क्योंकि अगर यूथ जो है इसका पार्टिसिपेट कर लेगा बड़ा तो भाई बहुत ज़्यादा लेवल पे ये बढ़ जाएगा, एक्सट्रीम हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश की गई। अब जो वहाँ का मुख्य सचिव था, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ आप इस पे ध्यान मत दीजिए, मुख्य सचिव जो थे वो थे जो है मॉर्ले। ठीक है, लॉर्ड मॉर्ले कह लीजिए, जॉन मॉर्ले कह लीजिए, जिसका जो है मॉर्ले आगे रिफॉर्म आएगा। तो वो जो है उन्होंने ये भी बोला कि जो युवाओं का आंदोलन है उसमें भाग लेने से मना किया जाए। तो जितने भी स्कूल के प्रशासन है वो इसको इंश्योर करे कि जो है युवा जो है पार्टिसिपेट ना करे। पर होता क्या है, अंग्रेज़ी विद्यालयों से शिक्षा लेनी छोड़ दी।
अब वो रहेंगे ही नहीं उस स्कूल में तो वो रोक कैसे पाएंगे। तो बच्चों ने पढ़ना ही बंद कर दिया। उन्होंने देशी विद्यालयों को और जो है अपनाया, स्किल बेस्ड एक्टिविटी पर फोकस करा। इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो बंगाल में है ना, शिक्षा स्तर को बढ़ाने का योगदान किसे जाता है? सतीश चंद्र मुखर्जी और उनकी डॉन सोसाइटी को, क्योंकि अभी हमने बात की थी स्वदेशी बांधव समिति की। उनका काम था एनकरेज करना कि इंडिजिनस गुड को बनाओ, स्कूल सेटअप कराओ। पर शिक्षा स्तर को पर्टिकुलरली बढ़ावा देने के लिए किसका योगदान रहा था? डॉन सोसाइटी का, जिसके फाउंडर थे सतीश चंद्र मुखर्जी। अब क्या हुआ, उन्होंने जो है एक रंगपुर नेशनल स्कूल जो है 1905 में ही खोला। जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ इतनी जल्दी उन्होंने एक्शन लिया और कलकत्ता में जो है 16 नवंबर 1905 में एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी। वहाँ पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट मेंबर्स थे, जैसे कि जो बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, और बेसिकली इन सब लोगों ने मिलकर जो है नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो है या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, उसकी जो है स्थापना करवाई, जिसके फाउंडर एक्चुअल में कौन थे? सद्गुरु थे। अब इसके तहत ये जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल है, उसके तहत क्या किया गया? 14 अगस्त 1906, बेसिकली एक साल बाद अप्रॉक्सीमेटली, जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की जो है स्थापना कराई जाए, जिसके फाउंडर कौन होंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये फाउंडर किसके ही हैं? नेशनल एजुकेशन काउंसिल के। और ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है उसके फाउंडर रविंद्रनाथ टैगोर रहे, और पहले प्रिंसिपल जो है अरविंद घोष को बनाया गया। तो इसी तरीके से जो है पूरे रिफॉर्म जो हैं किए जा रहे थे, बायकॉट भी किया जा रहा था, और साथ ही साथ में जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ एक्टिविटीज़ भी किया जाना स्टार्ट कर दिया गया था, जिससे ओवरऑल जो है अब भाई ब्रिटिशर्स को अब होने वाली है दिक्कत, क्योंकि अब बायकॉट हो रहा है, उनकी इकोनॉमी जो है डाउन होने जा रही है। वहीं अब जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मुस्लिम लीग और जो है सूरत स्प्लिट का, जो अभी हमने ये पूरी सीक्वेंस देखी, जिसमें अभी हमने क्या कवर किया है? पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट को। अब हम कवर करेंगे मुस्लिम फाउंडेशन को और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन अ सूरत सेशन। देन हम देखेंगे अब इन सब के रिजल्ट से जो है किस तरीके से मॉडले मिंटो रिफॉर्म लाने की ज़रूरत पड़ती है और मॉडले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है, क्योंकि अब इन सबको रोकना भी तो है ना। इसीलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं मुस्लिम लीग और स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।